तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है बालक देखभाल और शिक्षा, जिसे हम बाल विकास कहते हैं। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आपको पता है आपके एग्जाम में 45 नंबर का बाल विकास आने वाला है, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से हमने तैयारी कराई है, अगर आपने लगातार क्लासेस ली होंगी तो आप इस 45 में से आराम से 43 या फिर 44 नंबर लेकर के आ सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको बता दें, हमारा ब्रह्मास्त्र आने वाला है, जिसे हम मिनी मॉक टेस्ट कहते हैं। मिनी मॉक टेस्ट आपका कल या परसों से, कल ही चालू हो जाएगा, कल शाम से मिनी मॉक टेस्ट ब्रह्मास्त्र नंबर 1 आने वाला है। लेकिन इसका फायदा केवल केवल उन लोगों को ही मिलेगा जिन लोगों ने हमारे नोट्स ले रखे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने 128 के नोट्स लेकर के अपनी थ्योरी कवर कर रखी होगी, या फिर जिन लोगों ने 129 का नोट्स लेकर के प्रैक्टिस सेट कवर कर रखे होंगे, उनको ही इस ब्रह्मास्त्र का मजा आने वाला है, ब्रह्मास्त्र का पूरा पूरा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि वहां से उनकी थ्योरी और जो प्रैक्टिस सेट है ये कंप्लीट होंगे, तो पूरा पूरा फायदा आपको मिलेगा। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं और क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो आगे आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों की तैयारी अभी भी बिल्कुल नहीं हुई है या फिर जिन लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी है लेकिन अभी भी मन में थोड़ा बहुत डाउट है कि हमारा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आपको बता दें सभी चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मात्र 128 रुपये में अवेलेबल हैं। अभी भी आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, ठीक है। बाकी जिन लोगों की अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है लेकिन अभी भी वो 130 या फिर 135 नंबर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो लोग तुरंत सक्सेस जंक्शन का कंप्लीट 10-10 प्रैक्टिस सेट मंगवा लें। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में आपके नंबर आसानी के साथ में 15 से 20 नंबर बूस्ट कर सकते हैं। और ये 15 से 20 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 130 वाले आराम से 145 150 तक पहुंच सकते हैं, अगर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके 10 प्रैक्टिस सेट हैं इनको लगा लेंगे, ठीक है। बाकी जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है लेकिन अभी भी वो चाहते हैं, उनके मन में ये उम्मीद है कि किसी भी तरह से हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, भले ही हमने तैयारी नहीं की है, लेकिन आप अगर बिना तैयारी के जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है, तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आप 7-8 घंटा पढ़ सकते हैं एक दिन में, तो अभी भी आप अपना जो कंप्लीट कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मात्र 199 रुपए में पूरी कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों चीजें मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी भी आप अगर पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और उम्मीद है कि हाँ 660 में से एक सीट हमको लेना ही लेना है, तो वो लोग अपने 199 वाले नोट्स मंगवा लें। उसमें उनको कंप्लीट चारों सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, कंप्यूटर के भी नोट्स मिलेंगे, मैथ रीजनिंग के भी नोट्स मिलेंगे और सभी 10-10 प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के आपको मिलने वाले, ठीक है। तो आप लोग मंगवा करके अपनी तैयारी कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। और एकदम एक पोस्ट तो आपको इस बार लेना ही लेना है, क्योंकि ये भर्ती फिर दोबारा पता नहीं कब आएगी, कोई भरोसा नहीं है। पहले 2017 में शायद आई थी, उसके बाद में अब आ रही, 2017 में तो एमपीएसआई आई थी, उससे पहले भी आई थी, उसके बाद में अब आ रही है। अब दोबारा कब आएगी कोई भरोसा नहीं है। तो एक सीट आप अपनी अभी भी कवर कर सकते हैं, अभी भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आप नोट्स मंगा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। इसके बाद में आप अगर इसको कवर कर चुके हैं तो अब आपके लिए आ रहा है ब्रह्मास्त्र, ठीक है। ब्रह्मास्त्र का फायदा फिर से हम कह रहे हैं उन लोगों को ही मिलेगा जिन लोगों ने इनमें से सारे नोट्स कवर कर रखे होंगे, ठीक है। ब्रह्मास्त्र में हम मिनी मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 60 प्रश्न होंगे चारों सब्जेक्ट को मिला करके, ठीक है। और ये वो प्रश्न होंगे जो सेम टू सेम आपके एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। और ये ब्रह्मास्त्र की भी प्रैक्टिस जो आपका पीडीएफ है, ये केवल केवल उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों ने इनमें से कोई ना कोई नोट्स ले रखा होगा। तो आप लोग इनमें से अपना नोट्स मंगवा लीजिए। मंगवाना कैसे, नंबर आपको व्हाट्सएप का दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि ये नोट्स हमको चाहिए, तुरंत के तुरंत आपको भेज दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए क्यूआर स्कैनर दिख रहा है, इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आप 129 या फिर 128 या 199 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ही भेजेंगे, तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको उम्मीद है कि हाँ हमने तैयारी तो नहीं की है लेकिन अभी भी हम एक पोस्ट लेना चाहते हैं, तो तुरंत आप 199 वाले नोट्स मंगा करके अभी भी आप 7-7 8-8 घंटा पढ़ के अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। देखिए अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, समझ में सब कुछ आपके आ गया होगा। अब चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बाल विकास का क्या अर्थ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए ऑप्शन देखें, 4 ऑप्शन है। शारीरिक एवं मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर संवेगात्मक विकास। चलिए देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, यानी कि सर्वांगीण विकास। बाल विकास का अर्थ ही यही होता है कि बालक का संपूर्ण विकास, उसी बालक का जो संपूर्ण विकास है वो बाल काल में ही हो जाता है, ठीक है।
जितना ज़्यादा आप बालक पर ध्यान बाल्यकाल में दे लेंगे, यानी कि 10 वर्ष से पहले आप जितना ध्यान दे लेंगे, उतना उसकी ज़िंदगी आसान और सफल और सुगम होने वाली है, ठीक है? क्योंकि इन्हीं 10 सालों में जितना आपने ध्यान दे लिया उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर, जितना आपने ध्यान दे लिया उसके संज्ञानात्मक विकास पर, जितना आपने उसके संवेगात्मक विकास पर ध्यान दे लिया, उतना ही वो बालक आगे चल कर के सफल होने वाला है, ठीक है? यानी सर्वांगीण विकास का अध्ययन करना ही बाल विकास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो नई हड्डियां बन रही होती हैं, ठीक है, नई हड्डियां जुड़ करके एक नई हड्डी का निर्माण हो रहा होता है। आप सबको पता है, शुरुआत में हमारी बहुत सारी हड्डियां होती हैं, लेकिन बाद में 206 रह जाती हैं। क्यों? सारी हड्डियां जुड़ करके एक एक हड्डी बनती चली जाती है। और ये होता कब है? तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु को अन्य किस नाम से जाना जाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या उसको मानसिक आयु कहेंगे, क्या परिपक्वता आयु कहेंगे, अस्थि आयु कहेंगे, या फिर सामाजिक आयु कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? तो अभी आपको हमने बताया है, हड्डियां जुड़ती हैं, हड्डियों को हम अस्थि कहते हैं, तो इस आयु को अस्थि आयु कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो आयु होती है उसे हम अस्थि आयु कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्यों कहते हैं बता दिया ना, क्योंकि इसमें हड्डियां जुड़ करके नई हड्डियों का निर्माण होता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? काउंटिंग में आपसे पूछा गया कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 49, 48, 50 या फिर 46, कितने गुणसूत्र होते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ में पूछा जाए तो आपको देना है 23 जोड़े गुणसूत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं, अगर आपसे जोड़े में पूछा जा रहा हो। अगर फिक्स नंबर दे रखा है 49, 50, 46, 48, तो ध्यान रखना 46 गुणसूत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्वस्थ वातावरण, सौंदर्य बोध, बौद्धिक जिज्ञासा या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। एक ट्रिक आपको बता देते हैं। मान लीजिए अब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन का आप तुक्का मारना चाहते हैं, तो मुंह उठा करके किसी पर भी तुक्का नहीं मारना है। अगर देखिए तीनों चीजें जो हैं वो पॉजिटिव दी गई हैं और लास्ट में उपरोक्त सभी दिया गया है, तो 95% ये चांस रहता है कि उपरोक्त सभी ही आंसर होगा। इसमें देखिए, स्वस्थ वातावरण ये तो अच्छी बात है, सौंदर्य बोध ये भी अच्छी बात है, बौद्धिक जिज्ञासा ये भी अच्छी बात है, और लास्ट में दिया है उपरोक्त सभी। तो जब सारी चीजें पॉजिटिव दी गई हैं तो ध्यान रखना उपरोक्त सभी आपका आंसर रहता है। 95% यही चांस रहेगा, ठीक है? तो अगर आपको तुक्का लगाना ही है तो उपरोक्त सभी पर ही तुक्का लगाइएगा। हाँ, अगर इसमें कोई नेगेटिव चीज हो तो आप ध्यान रखना कि कभी भी उपरोक्त सभी पर आंसर नहीं लगाना है, ठीक है? आ गया समझ में? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्यों दी जाती है बच्चे को? शुरुआत में शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि उसको वातावरण का अध्ययन कर सके, वातावरण समझ सके कि हाँ, हमको वातावरण में गंदगी नहीं फैलानी है, स्वस्थ वातावरण बनाना है। सौंदर्य बोध उसको हो सके कि जो पेड़ पौधे हैं देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, काट देंगे तो बेकार लगेगा, प्रकृति का सौंदर्य उसको मालूम होना चाहिए। बौद्धिक जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके दिमाग में प्रश्न उठने चाहिए कि ये पेड़ पौधे हरे रंग के ही क्यों हैं? तो आप उनको बताओगे बेटा ये क्लोरोफिल की वजह से हरे रंग के हैं, ठीक है ना? सूर्य से प्रकाश कैसे आता, तो आप उनको पराबैंगनी किरणों के बारे में बताओगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन सब के बारे में बताओगे, ठीक है ना? तो ये सारी जिज्ञासा उसके अंदर जरूर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आज का आपका प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत अवशोषित कर लेती है। ये आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं किस परत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जिससे कि स्किन कैंसर जैसी बीमारी हम लोगों को नहीं होती है। उस परत का नाम क्या है, वो जीवनदायिनी परत कौन सी है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते ना तो हमको हाँ लगता, हाँ यार मेरे पढ़ाने का असर तो पड़ रहा है, लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, यानी कि उनको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है? तो एक बढ़िया सी स्माइल कीजिए और तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न, बाल शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए देख लेते हैं। कुपोषण पर नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, खेलकूद को बढ़ावा देना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए बाल शक्ति योजना का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जो बाल शक्ति योजना चालू की गई थी वो कुपोषण पर नियंत्रण करने के लिए चालू की गई थी, जिससे कि बच्चों को सारी चीजें संपूरक आहार सही समय पर मिल सके। तो कुपोषण पर नियंत्रण करने के लिए बाल शक्ति योजना चालू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम किस पर निर्भर करता है? जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है वो उसका पाठ्यक्रम क्या होता है? शारीरिक विकास पर,
इंद्रिय प्रशिक्षण पर, खेलकूद क्रियाओं पर या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखें। ऑप्शन नंबर डी होगा। हमने आपको कई बार बताया है, जहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव लगें तो तुक्का ही मारना है, तो उपरोक्त सभी पर ही मारिएगा। देखिए यहाँ पर सब पॉजिटिव है ना। शारीरिक विकास, बिल्कुल शारीरिक विकास के लिए ही तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा हाथ धुल करके आइए, नाखून काट करके आइए, ये प्राथमिक शिक्षा में दी जाती है ना। उसके बाद में इंद्रिय प्रशिक्षण, कानों के बारे में उनको बताएं, बेटा कान से हम सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ठीक है, तो इंद्रियों का प्रशिक्षण भी उनको दिया जाता है। खेलकूद क्रियाएं कराई जाती हैं। आज कबड्डी खेल का आयोजन किया जाएगा, आज बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो है बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा में देते हैं। ये उसके पाठ्यक्रम में लिखा रहता है कि ये सारी चीज़ें बच्चों को करानी है, बच्चों को बतानी है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं? जो विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसकी विशेषता क्या क्या है? विशेष शिक्षाविद उपलब्ध कराए जाते हैं, नियमित कक्षा अध्यापक उपलब्ध कराए जाते हैं, या फिर विशेष दिवस विद्यालय होता है, या उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखिए। प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखिए सारी चीज़ें पॉजिटिव दी गई हैं। जो विशेष शिक्षा कार्यक्रम चालू किए जाते हैं उसमें विशेष शिक्षाविद बुलाए जाते हैं। शिक्षाविद का अर्थ है कि प्रोफेसर, तो स्पेशल प्रोफेसर बुलाए जाते हैं किसी भी स्पेशल चीज़ पर जानकारी देने के लिए। नियमित कक्षा अध्यापक भी रहते हैं, जो कक्षा अध्यापक आपको डेली पढ़ा रहे हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं विशेष शिक्षा कार्यक्रम में। और विशेष दिवस विद्यालय भी लगाए जाते हैं। अगर विशेष शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है तो संडे को भी आपको बुलाया जाएगा, सैटरडे को भी आपको बुलाया जाएगा, यानी कि स्पेशल दिनों में भी ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं विशेष शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। तो एक बार फिर से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर से देखिए सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आप लगातार बने रहिए, बहुत सारे ट्रिक और टेक्निक्स हम आपको बताने वाले हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अधिगम तथा वातावरण के प्रभाव कब पड़ता है? जो अधिगम और वातावरण होता है इसका प्रभाव कब पड़ता है हमारे ऊपर? अधिगम माने समझ गए, अधिगम माने सीखना या फिर पढ़ना। वातावरण तो आप जानते हैं, अपने आसपास का जो वातावरण होता है उसको वातावरण कहते हैं। तो इसका प्रभाव कब पड़ता है? बाल्यावस्था पर, किशोरावस्था पर, गर्भस्थ शिशु पर, या फिर संपूर्ण जीवन पर? आइए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिगम का अर्थ है पढ़ाई लिखाई। अभी आप पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो उसका फायदा आपको पूरे जीवन भर मिलने वाला है, ठीक है। वातावरण अगर आपके आसपास का रहेगा अच्छा तो उसका फायदा आपको पूरे जीवन भर मिलेगा। क्यों? बच्चा जो है, ये मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, यहाँ से रहा है बच्चा, इसकी ये चुटिया बना दी। अब ये बच्चा है, इसको अगर आप बहुत हरियाली में रख रहे हैं, सूर्य की रोशनी में रख रहे हैं, तो इसको अच्छा वातावरण अगर मिल रहा है तो इसके लंग्स जो हैं, जो इसके फेफड़े हैं, वो इसके मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि इसको हरियाली वाली हवा मिल रही है बढ़िया अच्छी खासी, और सूर्य की रोशनी मिल रही है तो विटामिन डी मिल रही है, तो जो हड्डियाँ हैं वो भी मजबूत हो जाएंगी। तो चाहे वो आपका अधिगम हो या वातावरण हो, इसका जीवन भर प्रभाव पड़ने वाला है। अभी से लंग्स और हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी तो फिर उसको आगे चल करके कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बालकाल में ही बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा, अच्छे से अधिगम कर लेगा तो जिंदगी भर के लिए समस्या समाप्त हो जाएगी, वो और आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तभी हमने आपको कई बार कहा है, बहुत बार समझाया है, चाहे वो माताएं हों, चाहे वो पिताजी हों, सब लोगों को बताया है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए। आप 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे की पढ़ाई में कोई भी वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा देनी है, स्पेशली 10 से 12-15 साल तक, क्योंकि ये जो नींव होती है, ये नींव अगर बच्चों की मजबूत हो गई ना तो बच्चे बहुत आगे निकल के चले जाएंगे। और आजकल ऐसा हो भी रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने ऊपर कम खर्च करते हैं लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च करते हैं, अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं, जिससे कि मैंने जो झेला है ज़िंदगी भर वो मेरे बच्चे को ना झेलना पड़े, इसलिए, ठीक है ना। तो अधिगम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अधिगम और वातावरण ज़िंदगी भर, संपूर्ण जीवन भर उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। आगे समझ में आ रही हो चीज़ें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपका जो कमेंट होता है ना वो हमारे लिए पेट्रोल का काम करता है, मेरा उत्साह बढ़ाता है, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में अभी आपकी थोड़ी देर में MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट की भी वीडियो आने वाली है, उसकी भी PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। टॉप 100 प्रश्न MS एक्सेल MS पावर पॉइंट कंप्यूटर के आने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर का सेकंड पार्ट होगा। इसका फर्स्ट पार्ट की PDF हम ऑलरेडी दे चुके हैं। जिन लोगों ने 128 की PDF ली होगी, 129 की PDF ली होगी, उनको कंप्यूटर का टॉप 100 की ऑलरेडी एक PDF मिल चुकी होगी और सेकेंड PDF आपको कल परसों में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। और जिन लोगों को PDF मिल गई है, आपसे निवेदन है कृपया PDF को डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप डाउनलोड नहीं करते हैं, आपका मोबाइल रीसेट हो जाता है, व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है, फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर आप बाद में मैसेज करते हैं सर मुझे भेज दो। तो ऐसे किस किस को टीम भेजेगी, है ना। एक बार आप डाउनलोड कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी नोट्स ले रखी है उन सबसे निवेदन है कृपया अपने नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। नंबर 9, किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? मौलिकता का मतलब समझ रहे हैं? चलिए पहले आंसर देके फिर समझाते हैं।
पिछड़े बालक में, सृजनशील बालक में, मंदबुद्धि बालक में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शंस को। मौलिकता का अर्थ है कि उसके अंदर वो सारे गुण होंगे जो समाज में अच्छे बच्चों में होना चाहिए, ठीक है? तो क्या पिछड़े बालक में ये गुण हो पाएँगे? नहीं हो पाएँगे सर, ये तो खत्म हो गया। मतलब कि ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद मंदबुद्धि बालक में, नहीं सर, मंदबुद्धि बालक में भी ये अच्छे गुण नहीं होंगे। और आपका चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो ये तो अपने आप ही हट जाएगा। जो सृजनशील बालक होता है, सृजनशील का अर्थ है जो क्रिएटिव बालक होता है, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ करने की जो है जिज्ञासा रहती है, उसके अंदर मौलिकता का गुण पाया जाता है। यानी समाज के जितने भी नियम, कायदे, कानून होते हैं, सृजनशील बालक हमेशा उन कायदे, कानून के अनुसार ही चलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 2 नेगेटिव थे, 1 उपरोक्त में से कोई नहीं था, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट किए, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। इसीलिए सक्सेस जंक्शन से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। 177 बच्चों का सिलेक्शन एमपी पुलिस में हुआ था। बस वे हमारे अकॉर्डिंग काम करते गए। पहले हमने पीडीएफ नोट्स दिया, उसके बाद प्रैक्टिस सेट उनको दिया, फाइनली ब्रह्मास्त्र लेकर के आए और फाइनली एग्जाम एनालिसिस कराया और लास्ट में जब रिजल्ट आया तो 177 प्लस बच्चों ने जो हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने पर्सनली मैसेज करके बताया कि सर हमारा फिजिकल का कॉल आ गया है। ठीक है ना? तो आप लोग बस जैसा बता रहे हैं करते जाइए, आप भी सिलेक्शन लेंगे, ये 100% गारंटी है। देखिए नंबर 10, किसने कहा मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है? बताइए किसने कहा था कि जो मनोविज्ञान है ना वो वातावरण से संबंधित जो वातावरण है, जैसे कि आपका पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना? ये बताइए, पेड़ की ड्राइंग बना दी, कैसी लग रही है, ठीक है ना? तो जो पेड़ पौधे हैं इनसे संबंधित हमेशा व्यक्ति जो है इन सब चीज़ों से संबंधित रहता है, वातावरण से संबंधित रहता है। कौन से वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था? विलियम जेम्स ने कहा, वुडवर्थ ने कहा, विलियम वुड ने कहा, फिर जीन पियाजे ने कहा। किसने कहा? आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि मानव हमेशा वातावरण से जुड़ा रहता है, वातावरण से संबंधित व्यक्ति होता है। आगे बढ़िए, नंबर 11 देखिए। नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए। किसने बताया कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालकों में ओडिपस ग्रंथि और बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये तो कई बार पूछा गया है। बताइए किसने कहा था? अब्राहम मॉस्लो ने, वॉटसन ने, फ्रायड ने या फिर वाइगॉस्की ने? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रायड महोदय ने कहा था कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था जब होती है तो बालकों में किसका वृद्धि हो जाती है? बालकों में ओडिपस ग्रंथि बन जाती है और बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि बन जाती है। ये फ्रायड महोदय के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़िए, नंबर 12 देखिए। जॉन ओमस कोरियोस ने इटली में 17वीं सदी के दौरान किसकी स्थापना की थी? ये क्या है, वैज्ञानिकों वाले प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये आप छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, बाद में परेशान करते हैं। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो हमने यहाँ पर रखे हैं और इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ब्रह्मास्त्र में आने वाले हैं, जो आपका मिनी मॉक टेस्ट 60 प्रश्नों की कल शाम से शुरू होने वाली है। देखिए तो बताइए, जॉन ओमस कोरियस ने इटली में 17वीं सदी के दौरान किसकी स्थापना की थी? स्कूल ऑफ डिफेंस की, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की, स्कूल ऑफ ऑफेंस या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना जॉन ओमस कोरियस ने की थी। कब? इटली में 17वीं शताब्दी में की थी। आगे बढ़िए, फैक्ट वाला प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कोल के अनुसार अवस्था को मध्य प्रौढ़ अवस्था के अंतर्गत रखा गया, यानी कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको मध्य प्रौढ़ अवस्था के अंतर्गत रखा गया है? ये कोल महोदय के अनुसार पूछ रहे हैं। देखिए 35 से 49, 21 से 34, 50 से 64 या फिर 64 से 71। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 35 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष तक का जो भी बालक तो नहीं कहेंगे ना, जो भी व्यक्ति होगा, ठीक है, जो भी व्यक्ति होगा 35 से 49 का, उसको हम क्या कहेंगे कि यह जो व्यक्ति है वो मध्य प्रौढ़ा अवस्था में है। ठीक है, तो मध्य प्रौढ़ा अवस्था की एज कौन सी होती है? 35 से लेकर के 49। आगे बढ़िए, 14 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आज शाम को वीडियो आएगी, ध्यान रखना है ना, 5 से 6 के बीच में आपकी कंप्यूटर की जो है वीडियो आ जाएगी। चलिए, कल रात को हमने भी वीडियो डाली थी 8 बजे, 2 वीडियो कल डाली थी हमने, दोनों प्रैक्टिस सेट कल करा दिए हैं, आप लोग देख लेना। कल रात को 8 बजे भी एक वीडियो डाली गई है। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? अमूर्त संकल्पनाएं हमने बताया था ना कि आप कुछ भी मान लीजिए x की वैल्यू 4 है, तो ये बच्चा मानने लगता है, समझने लगता है, सीखने लगता है। कौन सी ऐसी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अब ये चारों अवस्थाएं भी बता रखी हैं हमने, ये भी पूछा जा सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक होती है। संवेदी प्रेरक अवस्था कब से होती है? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा बहुत तेजी से चीज़ों को सीखता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब होती है? 12 वर्ष से ऊपर जो होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब होती है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। चलिए आंसर देखते हैं। पियाजे महोदय के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो है, 12 वर्ष का जो बालक होगा, जिसे हम
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। यानी अगर आप बच्चों को बताएंगे, बच्चे के सामने पेड़ तो नहीं है, लेकिन अगर आप बताएंगे बेटा पेड़ ऐसे होता है, इसमें पत्तियां होती हैं, इसमें शाखाएं होती हैं, इसमें फल लगते हैं, पंछी बैठते हैं, यहाँ से सूरज की रोशनी आती है, यानी ये सामने उसके हो तो नहीं रहा है, लेकिन वो संकल्पना करने लगता है, यानी अमूर्त चीज़ों को वो सीखने लगता है, सोचने समझने लगता है। कौन सी ऐसी एज होती है? तो जो 12 वर्ष के ऊपर का बालक होगा वो इन चीज़ों को करने लगेगा। 12 वर्ष से कम वर्ष का जो बालक होगा वो इन चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना? तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, उसमें जो है बच्चा अमूर्त चीज़ों को सीखने लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें केवल मूर्त चीज़ें बच्चा सीखता है। मूर्त चीज़ों का अर्थ है बच्चे के सामने जो चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि आप उसके सामने सेब रख दो, फिर बता दो बेटा ये सेब है, तो वो सीख जाएगा। लेकिन अगर उसके सामने सेब नहीं रखो, फिर बताओ बेटा सेब गोल होता है और ऐसा होता है, तो वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि अभी वो 11 वर्ष का है। जैसे ही वो 12वें वर्ष में पहुंच जाएगा, तुरंत समझ जाएगा, हाँ आप बता दो बेटा सेब गोल होता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए से ये कमी होता है, तो वो बच्चा सीख जाएगा, चाहे उसके सामने आप रखो या ना रखो। ठीक है? तो ये काम 12 वर्ष के बाद में ही होता है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, गंभीर मानसिक मंद बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है? जो मतलब बहुत ज़्यादा ही मानसिक रूप से मंद हैं, इन बालकों का आईक्यू लेवल कितना होगा? 80 से 90, 40 से 55, 20 से 35 या फिर 50 से 70? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 20 से 35 के बीच में जिस भी बच्चे का आईक्यू लेवल है, समझ लीजिए वो गंभीर रूप से मानसिक मंद बच्चों की श्रेणी में आएगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए। ये सब कुछ बता रखा है, पीडीएफ में आईक्यू लेवल भी बता रखा है। नेत्र गोलक यानी कि आई बॉल्स पर अत्यधिक दबाव पड़ना क्या कहलाता है? अगर आई बॉल्स पर, ये मान लीजिए आंखें हैं, ये सर किसकी आंख बना दी? ठीक है ना? इसमें जो आई बॉल्स होते हैं, जो गोल गोल आंख, मतलब आंख के अंदर जो गोल गोल वाला हिस्सा रहता है, इसे हम आई बॉल्स कहते हैं। इस पर अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो बताइए क्या कहलाएगा? वो मोतियाबिंद कहलाएगा, मायोपिया कहलाएगा, ग्लूकोमा कहलाएगा, या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जब कोई भी, किसी भी लोग, मतलब किसी भी इंसान की आंख में आई बॉल्स पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इस स्थिति को हम ग्लूकोमा कहते हैं। कई बार पूछा गया है कि ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है, तो ध्यान रखना ग्लूकोमा आंख से संबंधित है। ठीक है? ये आंख बना रखी है हमने, अब जिसकी आंख को आप समझ लेना। ठीक है ना? तो इसी से संबंधित होता है ग्लूकोमा रोग, ये आपको याद रखना है। अब ये चित्र वगैरह क्यों बनाते हैं पता है? अब जैसे ही ग्लूकोमा आएगा ना, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, अरे सर ने एक चित्र बनाया था बेकार सा, उसमें आंखें बना रखी थी। यानी कि जो ग्लूकोमा रोग है वो आंखों से संबंधित होता है। डायग्राम भले ही हमारे खराब बनते हैं, लेकिन हम ये सारा काम जो है इसीलिए करते हैं कि चीज़ें आपको हमेशा याद रहें। साथ ही साथ में 28 तारीख से आपका एग्जाम एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो। और एग्जाम एनालिसिस के बीच में ही हम एमपी आबकारी की क्लास भी शुरू कर देंगे। तो कोई भी आपका बड़ा भाई बहन, छोटा भाई बहन एमपी आबकारी का एग्जाम दे रहा हो तो उनको बता देना कि एमपी आबकारी के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं और क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। एमपीएसआई 2025, एमपी टेट मुख्य वर्ग 3 चयन परीक्षा, आबकारी और एमपी पुलिस सबके नोट्स उपलब्ध हैं, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? जो एक पुरुष होता है, सामान्य पुरुष होगा, उसमें X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। वहीं महिला में कौन सा गुणसूत्र होता है, यह आपसे पूछ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। XXY या फिर XX या फिर YY या फिर YXY? आइए आंसर देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महिला में हमेशा XX गुणसूत्र ही पाया जाता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि भैया ये लड़की हो रही है, इसकी जिम्मेदार महिला है, बिल्कुल गलत बात है। महिला के पास में तो XX ही है ना। वो जो गुणसूत्र आपके पास से आ रहा है वो गुणसूत्र मिलकर के लड़का और लड़की बना रहे हैं। ठीक है? तो इसमें महिला की कोई गलती नहीं होती है। अब अगर कोई कहे ना तो शुक्ला सर की ये वाली क्लास दिखा देना। ये आप जो कह रहे हो ना कि अगर लड़की लड़की हो रही तो हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे अंदर कोई कमी है, नहीं भैया, महिलाओं में कोई कमी नहीं होती। ठीक है? वो आपके पास से जो XY गुणसूत्र है उसमें से जो गुणसूत्र निकल करके आता है उसके आधार पर लड़की और लड़की का निर्माण होता है। महिला तो केवल XX गुणसूत्र ही रखती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जब भी कोई कहे ना, सब बहन लोग, सब लोगों से निवेदन है, कोई भी कहना तो ये वाली वीडियो दिखा देना। ठीक है? कि नहीं भैया इसमें हमारी समस्या नहीं, तुम्हारी समस्या है। आगे बढ़िए। हमारे पास तो XX ही गुणसूत्र है, तुम्हारे पास से जो आता है वो मिलकर के बनता है। संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यार से आपको सारी चीज़ें समझाने वाले हैं, अच्छे से समझना। विकास के लिए, समायोजन के लिए, भविष्य के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखें फिर से। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, क्योंकि सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला रूल हर जगह काम करेगा, 99% चीज़ों पर काम करता है। संरक्षण का मतलब समझते हैं? संरक्षण का अर्थ है माता पिता। ठीक है? बस इतना सही समझ लो, समझ जाओगे। ये आप हैं, ठीक है? ये आपके माता पिता हैं, ठीक है ना? ये मम्मी है और ये पापा है। ठीक है?
अगर ये आपको संरक्षण नहीं देंगे तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो विकास के लिए भी आवश्यक है, क्यों? क्योंकि मम्मी-पापा ही तो खाना खिलाएँगे तभी तो आपका विकास होगा, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, ठीक है? समायोजन के लिए मम्मी-पापा ही आपको सिखाएँगे कि बेटा आपको कैसे समायोजन करना है, चीज़ों को कैसे एडजस्ट करके चलना है, तो आप ज़िंदगी भर खुश रहोगे। भविष्य के लिए भी संरक्षण आवश्यक है। अगर आज मम्मी-पापा आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कल आपका भविष्य खराब होने वाला है, क्योंकि अगर आप निरक्षर रह गए, तो फिर भविष्य पूरी ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे, ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि मम्मी-पापा की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों ने कैसे-कैसे आपके पास में पैसे भेजे हैं, कैसे-कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, ये आप नहीं जानते हैं, ठीक है ना? अपने बच्चों को बताइए कि बेटा शुक्ला सर भी समझा रहे हैं, अब तो सीख जाओ, अब तो पढ़ना शुरू कर दो। हम कैसे बेटा तुमको पढ़ा रहे हैं, ये तो हम ही जान रहे हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? आप अगर कहीं पर रह कर के पढ़ रही हैं, कहीं बाहर रह कर के पढ़ रही हैं, आपके मम्मी-पापा पैसा भेज रहे हैं, तो उनके लिए मेहनत कीजिए, उनके लिए सिलेक्शन लीजिए, ठीक है? तो मेहनत ज़रूर करना। अगर अभी भी आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे पढ़ कर के अभी भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं और उसके लिए हम तैयार हैं। 199 वाला नोट्स आप ले सकते हैं। अभी भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बस विल पावर आपके पास में होनी चाहिए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है? उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने, फ्रायड महोदय ने, बंदूरा ने या फिर चॉम्स्की ने? चलिए आंसर देखें, ऑप्शन नंबर डी सही है। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की महोदय के द्वारा दिया गया था। फैक्ट वाला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे। देखिए, कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग में लाई गई शिक्षण सामग्री की विधि कौन-सी होती है? यानी जिस बालक को कम सुनाई देता है, ठीक है ना? कम सुनाई दे रहा है, अब ये क्या पीके वाले कान बन गए, ठीक है ना? पीके वाले कान बन गए ये तो। देखिए, तो कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शिक्षण विधि कौन-सी है? श्रवण यंत्र विधि, चिन्ह भाषा विधि, हस्त विधि या फिर उपरोक्त सभी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारी विधि जो है यूज़ की जाती है जिस बालक को कम सुनाई देता है। श्रवण यंत्र विधि, उस बालक को श्रवण यंत्र दे देंगे जिससे कि उसके कानों में आवाज़ पहुँच सके और चीज़ों को सीख सके। चिन्ह भाषा विधि, चिन्ह बताएँगे, कहते हैं ना ये बेटा देखो हाथ से दिखाते हैं कि देखो बेटा ये 2 है, ठीक है ना? ठीक है? ये 3 है और आप क्या करते हैं? आप ना चिन्ह भाषा विधि का प्रयोग करते हैं और हाथों से उसको समझाते हैं। हस्त विधि वही हो गई। आप बताते हैं कि बेटा आपको अगर नमस्ते करना है तो ऐसे करिए, पूछना है तो ऐसे पूछिए। यानी जो भी बालक सुनने में असमर्थ है तो आप इन तीनों विधियों का प्रयोग करके उसको सिखा सकते हैं, उसको शिक्षण दे सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है? उपरोक्त सभी आंसर होगा। आगे बढ़िए 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे क्या सीखते हैं? हमने कई बार आपको बताया है, घर में जो चीज़ें हो रही हैं, बच्चों पर उसका बहुत असर पड़ता है, बच्चे वही चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? तो अगर घर में वार्तालाप हो रहा है, बच्चे क्या सीखेंगे? अधिक खोजबीन करना सीखेंगे, बाहर जाना सीखेंगे, भाषण की कुशलता सीखेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखें, ऑप्शन नंबर सी सही है, भाषण की कुशलता सीखेंगे। अगर आप घर पर अच्छे से बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो बच्चे भी उस इंग्लिश भाषा को सीखेंगे, बच्चे भी इंग्लिश भाषा बोलना शुरू कर देंगे। अगर आप घर में लड़ाई झगड़ा की भाषा के प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चे भी वही सीखेंगे, बच्चे भी वही रिएक्शन देंगे, ठीक है ना? तो भाषण की कुशलता, बोलने की कुशलता आपके ऊपर डिपेंड करती है, जो घर में जैसा वार्तालाप हो रहा है, बालक वही चीज़ें सीखता है। तो घर में बच्चों के सामने अच्छे से पेश आना चाहिए, अच्छे से बातें करनी चाहिए, कोशिश कीजिए कि इंग्लिश वर्डों का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, जिससे कि बालक अपने आप उन शब्दों को सीखे, सुने और समझ सके, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है गतिक कौशलों, जिसे हम मोटर डिसेबिलिटी कहते हैं, में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? अगर गतिक कौशल मोटर डिसेबिलिटी हो गई है तो हम उसको क्या कहेंगे? डिस्लेक्सिया कहेंगे, डिस्कैल्कुलिया कहेंगे, डिस्फेजिया या फिर डिस्प्रैक्सिया? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसे हम डिस्प्रैक्सिया कहेंगे अगर मोटर डिसेबिलिटी होती है, यानी कि चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, बैठने उठने में दिक्कत हो रही है, यानी गतिक कौशलों से संबंधित। गतिक का मतलब है चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चालना। अगर इससे संबंधित कोई समस्या हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? डिस्प्रैक्सिया कहने वाले हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2005 में, 2006 में, 2000 में या फिर 2008 में? तो फैक्ट वाला प्रश्न है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर देखिए, वेश्यावृत्ति के उन्मूलन हेतु कौन सी योजना का संचालन किया गया था? सखी निवास योजना, पालना योजना, सेफ सिटी कार्यक्रम या फिर जाबाली योजना? तो वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जाबाली योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर एक एग्जाम में ये योजना पूछी जाती है, तो इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए। एक नंबर तो हमने आपका आउट कर दिया, ये योजना तो पूछी जाएगी, ठीक है? तो वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए जाबाली योजना चालू की गई थी। आगे बढ़िए 25 नंबर देखिए,
घरेलू अधिगम के दौरान बच्चे क्या विकसित करने का प्रयास करते हैं? घरेलू अधिगम समझ रहे हैं? जो घर पर इनको अधिगम दिया जाता है, जो माता-पिता के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, उसमें बच्चे क्या विकसित करते हैं? आरक्षण, नींद, वृद्धि, कल्पना। ऑप्शन नंबर डी, कल्पना विकसित करते हैं। जैसे कि दादी कहानी सुनाती हैं, बेटा एक राजा था, एक रानी थी, राजा युद्ध करने गया, युद्ध में उसने दुश्मन को मार दिया। तो ये बच्चे जब सीखते हैं, सुनते हैं ना, तो फिर वो जब रात में सोएँगे ना, तो उसके बारे में कल्पना करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, अच्छा राजा ऐसा होगा, राजा इस तरह से मुकुट लगाए होगा, ठीक है? उसके बाद में राजा ने जो है तलवार ले ले रखी होगी हाथ में, राजा के पास में ढाल होगी एक, राजा की बहुत सारी सेना होगी, घोड़े हाथी होंगे। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कल्पना करते हैं, समझ गए? तो घरेलू अधिगम से बच्चे क्या विकसित करते हैं? कल्पना करने की क्षमता विकसित करते हैं। नंबर 26 लो आंसर ही दिख गया। इनमें से कौन-सा संज्ञानात्मक कौशल है? कितनी बार आपको पता है? संज्ञानात्मक कौशल का अर्थ है दिमाग से। जहाँ पर भी संज्ञानात्मक शब्द आ जाए, समझ लीजिए दिमाग से संबंधित है। अब आप आंसर अपने आप लगा लेंगे। रटने का कौशल, समस्या को हल करने का कौशल, चलने का कौशल, सुनने का कौशल। तो दिमाग से संबंधित कौन-सा कौशल होगा? किसी भी समस्या को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके दिमाग से संबंधित है और दिमाग शब्द कहीं पर भी आ जाए, तो समझ लीजिए संज्ञानात्मक कौशल है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए 27 नंबर। अपराधी बालक कौन होते हैं भैया? ये तो खतरनाक क्वेश्चन है। अपराधी बालक इनमें से कौन-कौन है? जो शिक्षक के लिए सर दर्द हो ऐसा नहीं है, ठीक है ना? जो कक्षा में अव्वल आते हैं, ये अव्वल आ रहे हैं तो भैया काहे अपराधी होंगे? सर दर्द हो तो काहे होंगे? जो आज सामाजिक कार्य करते हैं, आइए देख लेते हैं आंसर फिर समझाते हैं। देखिए, जो आज नहीं होगा, जो यहाँ पर क्या होगा? जो जो गलत सामाजिक कार्य करते हैं, उनको हम अपराधी बालक कहते हैं। जैसे कि अब किसी ने किसी का कत्ल कर दिया या फिर किसी ने किसी को मार दिया, कट्टा चला दिया, गोली चला दी, तो वो क्या होते हैं? गलत सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे? अपराधी बालक कहेंगे। ऐसा नहीं जो शिक्षक के लिए सर दर्द हो तो उनको अपराधी। अगर सर दर्द है तो सर दर्द सही करो, यानी उनको सिखाओ, सर दर्द सही हो जाएगा। जो अव्वल आ रहे हैं वो थोड़ी सर दर्द होंगे, ठीक है ना? तो वो अपराधी थोड़ी होंगे, ये दोनों अपने आप एलिमिनेट हो गए। जब ये दोनों एलिमिनेट हो गए तो ये तो अपने आप ही हो गया, सभी तो हो ही नहीं सकता। बचा कौन-सा? ऑप्शन नंबर सी, जो आज नहीं होगा, जो गलत सामाजिक कार्य करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अपराधी बालक कहते हैं। आगे बढ़िए 28 नंबर देखिए। बच्चों की यह सोच कि वस्तुएं विद्यमान रहती हैं, तब भी उन्हें देखा या सुना जा सकता है, ये क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब वस्तुएं विद्यमान हैं, तब भी उन्हें देखा और सुना जा सकता है, क्या कहलाता है? सेफ लर्निंग डायरेक्शन, मानसिक साम्यावस्था, वस्तु स्थायित्व या फिर आत्मसातीकरण। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसको हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। अगर वस्तुएं विद्यमान रहेंगी तो हमको दिखाई और सुनाई देंगी, ये वस्तु स्थायित्व कहलाता है। आगे बढ़िए 29 नंबर। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? यानी जो सिलेबस आपको दिया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए? विद्यालय केंद्रित, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमेशा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। हमेशा आपको छात्र केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित सिलेबस बनाना है। अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाना भैया, ना ही विद्यालय के अकॉर्डिंग बनाना है। बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना है कि बच्चे क्या चीज़ें सीख सकते हैं। अब कक्षा 5 का बच्चा है, आप उसको समाकलन, अवकलन सिखा रहे हैं, तो नहीं समझ में आएगा ना उसके, क्योंकि अभी वो उतना विकसित हुआ ही नहीं है। तो छात्र जिस तरह का होता है, उसी तरह का हमें पाठ्यक्रम या फिर सिलेबस बनाना चाहिए। आगे बढ़िए 30 नंबर। एड्स का कारण बनने वाला एचआईवी सबसे पहले क्या नष्ट करना शुरू करता है? आपने सबने सुन रखा है, एचआईवी जो है, एचआईवी वायरस की वजह से एड्स होता है। अब अगर एचआईवी जो वायरस है वो हमारे शरीर में इंजेक्ट कर गया, प्रवेश कर गया, तो सबसे पहले क्या नष्ट करेगा? हेल्पर टी लिम्फोसाइट को नष्ट करेगा, थ्रोम्बोसाइट को नष्ट करेगा, बीटा होगा ना, बीटा लिम्फोसाइट को नष्ट करेगा या फिर ल्यूकोसाइट को? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट होती हैं, एचआईवी का वायरस इनको ही समाप्त कर देता है, ठीक है, उनको नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। और अगर एक रोग कोई भी पकड़ ले, चाहे जुकाम ही हो जाए, तो फिर वो जुकाम ठीक ही नहीं होगा, जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक कि समाप्त नहीं हो जाएगा, मतलब वो व्यक्ति समाप्त नहीं हो जाएगा। इसीलिए एड्स का अभी तक कोई भी इलाज नहीं बन पाया है, क्योंकि ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट को ही नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही समाप्त हो जाती है। फिर आपको कहीं चोट लग गई ना, तो वो चोट ठीक ही नहीं होगी, कहीं ब्लड बह रहा है तो ब्लड बंद ही नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होता है, ये एड्स इसीलिए बहुत ज़्यादा हानिकारक, बहुत ज़्यादा घातक बीमारी होती है, और इसका अभी तक कोई भी टीका नहीं बना है, कोई भी दवाई नहीं बनी है। इस तरह से आपके ये 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 7052547033। इसी पर आपको मैसेज करके अपने नोट्स मंगवा लेने हैं। नोट्स जरूर मंगवा लीजिए, तभी आपको ब्रह्मास्त्र में मजा आने वाला है, तभी आपको ब्रह्मास्त्र समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आपका कल शाम से ब्रह्मास्त्र चालू हो जाएगा, मिनी मॉक टेस्ट आपकी चालू हो जाएंगी। 8 से 10 ब्रह्मास्त्र हम आपके लेके आने वाले हैं आपके लिए, और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। इसी ब्रह्मास्त्र की मदद से
177 लोगों ने एमपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन ले रखा है। इसी से आपका भी सिलेक्शन होने वाला है। बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। 4 से 5 बजे के बीच में या फिर 5 से 6, 4 से 6 बजे के बीच में आपके सामने कंप्यूटर की वीडियो आ जाएगी। एक बार आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।